आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फोर्थ लॉ है वो पढ़ने वाले हैं। गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3 लॉज पढ़े हुए थे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज मैं फोर्थ लॉ यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, गै-लुसैक्स लॉ। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट भी गैसेस है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है HCl, वो भी यहाँ पर क्या है, गैसेस है। तो ये जो लॉ है ये हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब रिएक्टेंट भी गैसेस हो और प्रोडक्ट भी गैसेस हो। तो यहाँ पर इनके जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में हमें ऑब्टेन होता है सिंपल रेशो। इनके जो वॉल्यूम है उसमें हम क्या ऑब्टेन करेंगे, सिंपल रेशो। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। क्लोरीन गैस का जो वॉल्यूम है वो भी 1 है और HCl का जो वॉल्यूम है वो है 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे कि जो रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके वॉल्यूम में हमें क्या मिल रहा है, एक सिंपल रेशो मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं द गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसके डेफिनेशन हम लिखेंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करते हैं। व्हेन गैसेस आर कंबाइन, जब हम गैसेस को कंबाइन करते हैं, यानी रिएक्टेंट क्या रहना है यहाँ पर, गैसेस, और आर प्रोड्यूस, और जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर क्या रहना, गैसेस। व्हेन द गैसेस आर कंबाइन और आर प्रोड्यूस, यानी रिएक्टेंट भी गैसेस रहना और प्रोडक्ट भी गैसेस रहना, दे डू सो अ सिंपल रेशो। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। तो उनके वॉल्यूम में हमें एक सिंपल रेशो यहाँ पर ऑब्टेन होता है। एट, ये ज़रूरी है कि ये जो भी हम मेजर कर रहे हैं इट शुड बी ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आगे बहुत ही ज़रूरी है। जब रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो तो इट शुड बी मेजर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था ऑल अबाउट द गै-लुसैक्स लॉ। तो और एक बार ध्यान से देखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले तो रिएक्टेंट भी गैसेस रहना है और प्रोडक्ट भी गैस रहना। तो सभी अगर गैसेस स्टेट में है तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर गै-लुसैक्स लॉ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हेन द गैसेस आर कंबाइन और आर प्रोड्यूस, जब हम गैसेस को कंबाइन करते और प्रोड्यूस करते, दे डू ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। तो उनके वॉल्यूम में हमें एक सिंपल रेशो ऑब्टेन होता है एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड इट इज़ वेरी यूजफुल लॉ। तो पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains the equal number of molecules at constant temperature and pressure. It is very important law, that is Avogadro's law.
इसमें बोला गया है अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये है स्टेटमेंट फॉर एवोगैड्रोज लॉ। द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अभी ऊपर जो मैं एग्जाम्पल लिखी वही एग्जाम्पल को रिपीट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं गैसियस स्टेट में। इट रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, इट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर हमने इसके पहले वाले लॉ में पढ़ा तो वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का है वो 1 है और क्लोरीन का वॉल्यूम भी यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया हुआ है और वाटर जो HCl जो है इसका वॉल्यूम हम यहाँ पर लिए हुए 2। तो ये दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, 1 है। तो इसमें के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या रहेंगे, सेम। सपोज हम कंसीडर करें कि इसमें अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो क्लोरीन के 1 वॉल्यूम में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहने वाले, सेम रहने वाले, n ही, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो इसी को कहते हैं द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर गैसेस के वॉल्यूम इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज ऑल्सो गैस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका वॉल्यूम 1 है, ये ऑक्सीजन है लेकिन हम इसका हाफ ले रहे हैं। यहाँ पर इसका वॉल्यूम 1 है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाफ है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम हम ले रहे हैं 1। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर n रहेंगे, वैसा वाटर के 1 वॉल्यूम में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n रहेंगे और ऑक्सीजन के हाफ वॉल्यूम में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो भी हाफ रहेंगे। सो इन दिस वे द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम इक्वल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था द फिफ्थ लॉ, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ the tiny indivisible पार्टिकल, यानी मैटर का जो सब में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो इनडिविजिबल है, स्मॉल है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल, इट इज इनविजिबल, इट इज इनडिविजिबल। तो वही इसमें बताया गया है कि मैटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो मैटर के सब में स्मॉल पार्टिकल को जो इनडिविजिबल है उसे कहा गया है एटम। सेकेंड पॉइंट है, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगर एटम एक ही एलिमेंट के हैं तो उस सभी एटम्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल है। फॉर एग्जांपल देयर एटॉमिक साइज, देन देयर एटॉमिक मास, दीज आर सेम
फॉर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स है तो उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, लाइक देयर एटॉमिक मास और देयर एटॉमिक साइज। इसी तरह से हम और एक पॉइंट बनाएंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं तो उनके जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या रहने वाले, यहाँ पर डिफरेंट रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल देयर एटॉमिक साइज इज डिफरेंट, देयर एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो ये था थर्ड पॉइंट फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो यहाँ पर और एक बार, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मैटर कंसिस्ट ऑफ द टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी मैटर के जो स्मॉल पार्टिकल है, जो इनडिविजिबल है, इनविजिबल है, बहुत ही स्मॉल है, दैट इज कॉल्ड एटम। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे उनके एटॉमिक साइज सेम होता है, उनका मास सेम होता है। वैसे ही रिवर्स पॉइंट लिखेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और इसी तरह से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ पॉइंट है, एटम व्हेन कंबाइन इन अ definite, when atoms combine in a definite ratio they form compound। जब एटम्स को हम एक डेफिनाइट रेशो में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो इसकी वजह से यहाँ पर तैयार होता है compound। And the last point, atom neither be created nor be destroyed। एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और एटम को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट postulates और इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 5 पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे हम। पहला पॉइंट है, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सेकेंड पॉइंट है, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। उसी तरह से थर्ड पॉइंट है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद है, व्हेन एटम्स आर कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशो दे फॉर्म अ कंपाउंड। एंड द लास्ट, एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। इसमें हम सब में पहला पॉइंट ये देखने वाले हैं, एटम इज टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम जो है ये सबसे टाइनी पार्टिकल है और इनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनविजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू वे द एटम। इसलिए एटम का वेट करना, वजन करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इट इज डिफिकल्ट टू वे द एटम। देयरफॉर द मास ऑफ एटम डिटरमाइन relative to the mass of C12 एटम। तो इसलिए एटम का वेट जो है हम डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव यानी कंपेरेटिवली टू द मास ऑफ C12 एटम एज ए स्टैंडर्ड
एज ए स्टैंडर्ड, मतलब C12 कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड कंसीडर करके उसके रिलेटिवली हम एटम का मास डिटरमाइन करते हैं। यानी एटम का वेट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ एटम रिलेटिव टू द मास ऑफ C12 एटम एज ए स्टैंडर्ड। यानी C12 जो कार्बन का एटम है उसको स्टैंडर्ड कंसीडर करके उसके रिलेटिवली हम एटम का वेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर द एटॉमिक मास इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड AMU। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे AMU कहते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। Nowadays it is replaced by U, that is यूनिफाइड मास। आजकल हम इसको सिर्फ लिखते हैं U और उसका मतलब है यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास को गिनने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU, that is atomic mass unit, and nowadays it is replaced by U, that is the unified mass. Then what is 1 AMU? अब हम पढ़ेंगे 1 AMU यानी हाउ मच, और 1 AMU मतलब कितने ग्राम। तो इसके लिए हम सब में पहले 1 AMU का फार्मूला लिखेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो AMU में हम क्या करते हैं, 1/12 पार्ट लेते हैं द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C12 कार्बन का मास कितना है, 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये मास है कार्बन के एक एटम का। जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.166 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये हम यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है हमें 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज मीन बाय 1 AMU? इट इज 1/12। It is a 1/12 पार्ट ऑफ, जो हम फार्मूला लिखे वही हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं। इट इज 1/12 द पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो यहाँ पर हम 1/12 पार्ट ले रहे हैं। किसका 1/12 पार्ट ले रहे हैं? द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर फार्मूले में हमने क्या लिखा है। इट इज 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। वही यहाँ पर लिख रही मैं। इट इज 1/12 द पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इट इज कॉल्ड 1 AMU। इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड 1 AMU। तो इस तरह से एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है AMU यूनिट में, एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये था ऑल अबाउट द एटॉमिक मास। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? तो मॉलिक्यूलर मास, अब सपोज हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन का मास लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है 12 और 2 इंटू ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास है 16, तो इसका आंसर आता है 44। तो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूलर मास में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ले रहे हैं। इट इज सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms in the molecule। तो इसे कहते हैं molecular mass। The molecule is very small, so weight of molecule is also very small, so and it is very difficult to weigh the molecule। Therefore here we can take the sum of average atomic masses of all the atoms in the molecule। तो ये था molecular mass। तो मॉलिक्यूलर मास के बाद सेम वैसा ही होता है फार्मूला मास। फार्मूला मास में भी हम सेम वही लेते हैं जो हम मॉलिक्यूलर मास में लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी वही है, इट इज सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस, इट इज ऑल्सो द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस of all the atoms present in the फार्मूला। यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला। तो सेम डेफिनेशन लिखना है जो कि हमने मॉलिक्यूलर मास में लिखी हुई है, सिर्फ थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पर। तो इट इज सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द molecule, it is present in the formula, it is called formula mass। अभी फार्मूला मास का एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला मास ऑफ NaCl। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज मास ऑफ सोडियम है 23 और क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। तो इस तरह से NaCl का जो फार्मूला मास आता है वो आता है 58.5 U, दैट इज इन यूनिफाइड मास। तो इस तरह से हम यहाँ पर अभी पढ़े व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज द फार्मूला मास।